पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। तो आप सभी को पता है और हमने आपको कई बार बताया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बाबू बी नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट से करके चले आनी है। हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, जब तक 200 क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक आपको कहीं भी वीडियो छोड़ के नहीं जानी है। पूरी आज आपको हर एक काम को छोड़ करके पूरे क्लास में बने रहना है जब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में जो होता है वह संबंध क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपको बता दें कि जो संबंध होता है ना उसको सिद्ध करने के लिए भी आता है, यानी कि f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, बी नंबर जो दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। f बराबर r/2 जो तो आपको सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको इसको हम बता देंगे बिल्कुल। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, ये 101% गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन कहां पे दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर बी दिया गया। कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकदम फटाफट करेंगे हम लोग, काफी समय कम है और आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि वर्ण जो है वह प्रिज्म से गुजरने के पश्चात यानी कि बाद में झुकता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बाबू, तो आप सभी का लाल रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया वो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की मेरे रसगुल्ले। चलिए अगला क्वेश्चन, जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ेंगे नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है, यानी कि जो प्रतिबिंब होती है वो किस प्रकार की होती है, तो आप सभी को पता होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा कि वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं अपने आंख के द्वारा, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वह वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात कीजिए। अगला प्रश्न सर यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन पे, और जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, और क्यों प्रतीत होता है इसके भी बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आएगा भी आएगा बिल्कुल। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से, समय काफी कम है। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां पे मिलेगा, पीडीएफ आप कैसे निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट के रूप में भी, और मेरे द्वारा कितना लिखा हुआ किताब का पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी सब कुछ बताने वाला है बिल्कुल। इसका राइट जवाब पता भी लिख चुके हैं और पिछले वर्षों से आपको आपके एग्जाम के धमाल मचा रहा है, ठीक ना। उसी का पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा, ठीक ना। कैसे जाएगा सब कुछ बताने वाला, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कैप्टन पब्लिकेशन से मेरा बुक छप के आता है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। एकदम शेयर कर दो, फैला दो, जितना जल्दी हो सकता है फैला दो, क्योंकि 200 क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी आपके लिए काफी वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है ना बिल्कुल। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। देखिए तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है बिल्कुल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी नंबर, ठीक ना। चलिए जब तक 200 क्वेश्चन बाबू खत्म नहीं होगा तब तक आपको कहीं पे भी नहीं जानी है, और इसी तरीके के चाहिए बोलिए फटाफट से कि हाँ सर और भी सब्जेक्ट के लेकर आइए, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, गणित हो, सबका। और आपको पता है कि सबसे फेवरेट मेरा सब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट गणित है, और गणित जो है बखूबी आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? तो गैल्वेनीकरण दर्शाता है। कौन दर्शाता है? गैल्वेनीकरण दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए नंबर कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, कम ही समय में बहुत सारा चीज आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसलिए तो हमें 60 से 65 दिनों के लिए जाना जाता है, क्योंकि 60 से 65 दिनों में जो आपका हम रिवीजन कराते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वो बखूबी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास होता है। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित कर दिया था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो दाएं हाथ का कौन किया था? 4 ऑप्शन दिया गया, तो मैक्सवेल ने किया था। कौन किया था बाबू? मैक्सवेल ने किया था, यानी ऑप्शन
नंबर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्लियर बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन फैला दीजिए, एकदम फैला दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर जगह, हर व्हाट्सएप ग्रुप में फैलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रा बताओ, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है बाबू? तो विभवांतर का ऐसा मात्रा वोल्ट होता है। क्या होता है? तो कहेगा सर वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करें, जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? वो कौन ऐसा संयोजन है? आप तो पढ़े हैं समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। इस दोनों संयोजन में कौन ऐसा संयोजन है जिसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो कौन संयोजन है? तो श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन संयोजन है बाबू? श्रेणी क्रम संयोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बातें नहीं बाबू, बातें नहीं, क्योंकि एग्जाम आपके लिए काफी नजदीक है। कह रहे चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वह काल्पनिक होती है। याद कर लीजिएगा कैसी होती है? काल्पनिक होती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह किसके बराबर होता है? अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्लियर? क्लियर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम फटाफट से करेंगे, बिल्कुल हमसे तेजी से कोशिश करो जवाब देने की। एकदम चलिए पूरे जोश और उमंग के साथ तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा आएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। पेपर के खोपड़ी में छेद करना है ना? बिल्कुल करना चाहिए। परीक्षा के बॉर्डर पर आप जाइए कि एकदम धमाल मचा करके आइएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी और अभिसारी लेंस होता है ना, दो प्रकार के लेंस होता है। एक होता है अपसारी कहते हैं, एक को अभिसारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अपसारी लेंस। तो अपसारी किसे कहते हैं? अवतल को। अवतल लेंस को हम सभी कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो कौन सा है? देखिए लाल भी है, नीला भी है, हरा भी, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर कर दो, फैला दीजिए फटाफट से। अभी तक यार लाइक कर दो ना, लाइक करते हो तो मनोबल बढ़ता है। सब बच्चे लाइक करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन जो भाग होता है ना वो याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी में होगा। आइरिस जो होता है ना, वह आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन होता है? आइरिस होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? आइरिस होता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 HP कितने बराबर होता है? 1 HP जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया वो ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन है विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वह होता है। यह जो क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो देखिए विशालक शीशा जो है वो अवतल लेंस को कहते हैं। किसे कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कितना जल्दी क्वेश्चन पे आ चुके हैं ना, फटाफट से बिल्कुल बाबू। तो शाम 6 बजे आइए और धमाना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सी है? जब कह रहा है कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होता है? अरे तो सबको जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, वही आपका क्या होता है? गतिशील होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? एम्पियर घंटा मात्रक, एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? तो एम्पियर घंटा का जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर कौन होता है बाबू? बिल्कुल बाबू, बातें कम और पढ़ाई ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर? तो जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति जो सेकंड होता है वाट के बराबर होता है। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए रसगुल्ले, अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से बाबू। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक, तो देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना वो एम्पियर होता है। कैसा होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए रिवीजन करते जाइए क्योंकि अब समय नहीं रहा आपके पास, अब काफी कम समय है। अब इतने ही कम समय में आपको एकदम धमाल मचाना है। अगला देखिए,
अगला कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बाबू हमने आपको कई बार बताया कि शरीर में भोजन का जो पाचन होता है ना, वो आपका एक उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल बाबू, क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे शेर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब काली चूना है उसमें जब जल डाला जाएगा तो उसमें छेपी अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। वैसे जब आप देखे होंगे जब दीवालों की सफेदी की जाती है, यानी कि दीवार की पेंट की जाती है, अक्सर आजकल तो पीओपी के ये आपको ये जो है प्राइमर वगैरह लगाया जा रहा है या बहुत सारा चीज का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन चूना का उपयोग कम किया जा रहा है। लेकिन जिस समय चूना का उपयोग किया जाता था या फिर आपके आसपास कहीं पे चूना का उपयोग किया जाता होगा, आप देखेंगे जैसे ही चूना को घोला जाता है उसमें पानी डाला जाता है तो उसमें से उष्मा छेपी यानी कि उष्मा बाहर निकलती है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये उसमें से वो उष्मा छेपी क्रिया होती है वहां पे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या आराम से बिगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? यहां से 4 ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर आपका जो हो जाएगा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? फटाफट से रिवीजन कर लो। 200 क्वेश्चन बाबू, लगातार 200 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा ना। तो 200 क्वेश्चन जिस बच्चे को याद हो जाएगा उनको समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि उनकी एग्जाम की तो आधी तैयारी ऐसे ही लग रही है कि हो ही जाएगी। चलिए 200 क्वेश्चन, वही सभी क्वेश्चन जो काफी खास है। अगला है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो चूना जल का रासायनिक जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए दिमाग में बैठाते हैं, एकदम रिवीजन कर लीजिए, हु बहु क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा? लाल को नीला कर देता, तो लाल को नीला कौन करेगा? जो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मैंने कितना बताए थे आपको? कहिए सर 7 से अधिक बताए थे। तो देखिए 7 से अधिक कौन कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी नंबर जो होगा ये आपका राइट जवाब होगा। क्लियर? चलिए तो इस तरीके से समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अल्काइन में कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच अल्काइन में जो होता है त्रिअबंध होते हैं। क्या होता है? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए बाबू अगला प्रश्न हमसे ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का, ये तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि C6H12O6 होता है, ठीक ना। क्या होता है? C6H12O6, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न का जवाब बताइए। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम जो लवण है वो क्या कहलाते हैं? वो आपका क्या कहलाते हैं बाबू? वो आपका साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन होता है ना। क्या होता है? साबुन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो बाबू एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बिल्कुल बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? तो परमाणु त्रिज्या उस समय परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या होता है? घटती है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यहाँ पे लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, ठीक ना, फास्फोरस है। यहाँ पे ये दिया गया है, कह रहा है कि उसको किसी में बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले छोटा वाला होना चाहिए। छोटा यानी कि छोटा का मतलब क्या होगा? जो सबसे कम अभिक्रियाशील हो। तो सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है? लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर। देखिए इधर ये इस तरीके से जिधर भी मुंह खुला होगा ना उधर बढ़ता होगा, यानी कि उधर बड़ा वाला चिन्ह रखा जाता है, ठीक ना। चलिए ये समझो एक मगरमच्छ का मुंह है और इधर जो खुला हुआ मुंह रहेगा उसका उधर बड़ा वाला रखा जाता है, ठीक ना, और इधर छोटा वाला रखा जाता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बचपन में यही सारी चीजें पढ़ाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है?
सिलिकॉन। तो सिलिकॉन आपको हम बताए थे, बताइए सिलिकॉन क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन आपका एक उपधातु है। क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, मौका आपके पास काफी सुनहरा है, जल्दी ले लीजिए। कह रहे हैं कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, आपको बताना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। किस प्रदेश में किया गया था बाबू, उत्तर प्रदेश में किया गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो फ्री में आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन वहां पे थोड़ी सी कठिनाई होगी, वहां पे प्रिंट वगैरह नहीं निकलवा सकते हैं और पीडीएफ नहीं है, वहां पे कंटेंट रखा गया है, ठीक है ना, ताकि आप उसे पढ़ सकें। तो उसके भी बारे में बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना, ये पीडीएफ आपको सारी चीजें मिल जाएगी। जब आप 249 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके भेज दीजिएगा और तो वहां पे पीडीएफ दिया जाएगा, सारा चीज वहां पे आपको अवेलेबल कराते जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है सोडियम को। किसको, सोडियम को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। बाबू अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अपमार्जक से देखिए, अपमार्जक से वही साबुन सरफ बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्फ एक्सल, ये भी एक सरफ ही है, ये तो केवल एक्सल सरफ जो आता है उसका है। शैम्पू वो भी बनाया जाता है, इजी सरफ, सर्फ ही है जो ऊनी वस्त्रों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो ठंड का मौसम अब चल रहा है, इसमें जो भी स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह रहता है वो इजी सर्फ से हिसाब किया जाता है। और ये सभी का सभी जो है वो किससे बनाया जाता है, अपमार्जक से बनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो छूटेगा नहीं है। अब तो इतने अच्छे तरीके से आपने समझ लिया जिससे कि एग्जाम में आएगा तो एकदम तबातोड़ जवाब दोगे आप लोग। अगला देखिए, अगला है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में जो सौर सेल होता है, सोलर में किसका होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका होता है, सिलिकॉन का बाबू। किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर वीडियो मिल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से आपको दिक्कत ना हो। काफी बच्चे कॉल वगैरह मैसेज करते हैं कि सर कैसे क्लास में ज्वाइन हो, क्या करना, कुछ नहीं करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, समय से आएगा वीडियो मिल जाएगा, या फिर आपके पास जब भी समय होगा आप आइएगा, वीडियो खोल के देखिएगा, एकदम जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया नहीं होता है। यानी कि खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला है। देखिए कोयला से हम खाना बना सकते हैं, बायोगैस से भी खाना बना सकते हैं, एलपीजी से भी खाना बनाते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी से हम लोग क्या करते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। और सीएनजी का उपयोग आजकल सबसे ज्यादा किस में होने लगा है, गाड़ियों में होने लगा है। सीएनजी से गाड़ी चलने लगी है अब आजकल। चलिए, जिसके कारण पेट्रोल की अब थोड़ी सी खपत थोड़ी सी कम होगी और बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉन्ड के ये 2Cu + O2 से बनता है यहाँ पे 2CuO, ठीक ना। यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो पूछ रहा है कि यह कौन सा अभिक्रिया है, यह ऑक्सीकरण है, अपघटन है, या फिर उदासीकरण है, या फिर विस्थापन है। तो बिल्कुल ये जब ये अभिक्रिया कर रहा है कॉपर और ऑक्सीजन और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो देखना है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, जुट रही है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन जुटेगी यानी कि क्या होगा, वह ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। एक बात बस याद करके रखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण पूछे या फिर उपचयन अपचयन पूछे, तो अगर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उसे कहिएगा ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी उसे कहिएगा अवकरण, यानी कि जिसमें घटेगी ऑक्सीजन तो क्या बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन जिसमें बढ़ने लगेगा उसको हम लोग कहते हैं अवकरण, ठीक ना। क्या कहते हैं, अवकरण, और इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, ठीक ना। की मात्रा बढ़ती है। क्लियर, ये बात याद करके रखिएगा। अगला देखिए, अगला 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए वो संतुलित कहने का मतलब, देखिए यहां से 3-4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। संतुलित, देखिए संतुलित कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो अभिकारक होता है ना, यानी कि तीर के बाएं साइड, और उत्पाद होता है यानी कि तीर के दाएं साइड, यानी कि दोनों के परमाणु संख्या यदि बराबर नहीं होती है, वही हम लोग क्या होती है, क्या होती है, वो आपका बराबर नहीं होती है तो असंतुलित होगा, बराबर होगा तो संतुलित होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 का ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 6 का ऑक्सीजन है, तो ये तो बराबर नहीं है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, यह संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित समीकरण है। चलिए अगला देखिए, ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हूबहू पूछेगा कि उदासीन विलयन का
पीएच मान कितना होता है, देखिए उदासीन का विलेन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। और यदि अम्ल का पीएच मान पूछे बताओ, नीचे कमेंट कीजिए अम्ल और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो कहेगा अम्ल का होता है 7 से कम, कितना होता है 7 से कम होता है, क्षार का क्या होता है 7 से अधिक होता है। क्लियर, ये बातें याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। क्या रहेगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्लियर, अगले प्रश्न की बात करें। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है, जो यानी कि कमजोर अम्ल है। कमजोर अम्ल कौन होगा, दुर्बल अम्ल CH3COOH। CH3COOH जो दिया गया है वो आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, चलिए क्लियर, फटाफट देखिए, समय नहीं ले रहे हैं, काफी कम समय में ही आपको 48 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक ना, चलिए क्रायोलाइट अयस्क किसका है, क्रायोलाइट अयस्क बाबू किसका है, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, काफी शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्रायोलाइट जो अयस्क होता है ना, वह एल्युमिनियम का होता है ना, किसका होता है, एल्युमिनियम का। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका डी नंबर पे। ठीक ना, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए समय काफी कम है, हम समझ रहे हैं बाबू, और इतने ही कम समय में आपको शानदार तैयारी हो जाएगी। टेंशन नहीं ले, सबसे पहले तो टेंशन निकाल कर फेंक दीजिए। जब आप मेरे क्लास में आते हैं तो बिल्कुल बाबू टेंशन निकाल दीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या जल्दी से बताओ, नीचे कमेंट कीजिए। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, कितनी होती है, 19 होती है। आएगा तो एकदम तबातोड़ आपको जवाब देनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एकदम फटाफट से, जिस तरीके से हम आपको बताते जा रहे हैं, इतने तेजी से आप क्वेश्चन देखिएगा तो सॉल्व होते जाएगा। चलिए फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथोनोइक अम्ल क्या होता है, क्या होता है, मेथोनोइक अम्ल होता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। बताइए फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथोनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चींटी या नेटल के डंक में पाया जाता है। याद करके रखिएगा, चींटी या नेटल के डंक में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि चींटी या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि वही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। तो देखिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5 और OH होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा बाबू। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्काइन है, अल्काइन देखिए अल्काइन पूछ रहा है, तो देखिए अल्काइन क्या हो जाएगा, CnH अल्काइन। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्काइन जो है ना वो आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या है, C2H2 जो दिया गया वो अल्काइन का सूत्र होता है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, अल्काइन, अल्काइन क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है, चीनी तो आप लोग आमतौर पे यूज करते ही हैं, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। क्या होता है, C12H22 और O11 यानी कि C12H22O11 क्या होता है, C12H22O और O11 होता है। ऑप्शन हो जाए क्या चीज, बी नंबर। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले क्वेश्चन की बाबू देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। एसिटिलीन में विश्वास नहीं होता है, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा हूबहू क्वेश्चन आपके सामने आते चला जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा आपके सामने ऐसा ही हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते चला जाएगा। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यानी कि इसके लिए तो हमें पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है, और कुछ लोगों को मिर्ची भी लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला जो बाबू बीज होता है वह अंकुरित बीज होता है। कौन सा बीज होता है, अंकुरित बीज होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए रिवीजन कर लीजिए और देखिए तबातोड़ जवाब दीजिए जाकर के। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ यूं है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क है वो किस प्रणाली का है, तो देखिए मानव वृक्क यानी कि किरण क्या करता है, या उत्सर्जन से संबंधित है, या किससे संबंधित है बाबू, उत्सर्जन से संबंधित है। कहां पे ऑप्शन है, कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर जो दिया गया वो सी नंबर में है। ठीक ना, क्या कहेंगे बाबू, सी नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जाइलम, देखिए तो जाइलम का कार्य क्या होता है, नीचे से मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को क्या करना, पत्तियों तक पहुंचाना। यानी क्या करता है, पानी का यहाँ से करेगा। ऑप्शन क्या दिया गया, पानी, भोजन, अमीनो एसिड या फिर ऑक्सीजन, तो करता हुआ पानी का। पानी या दिया होता है या फिर खनिज लवण दिया होता है, तो दोनों का दोनों आपका हो जाता है। लेकिन केवल का केवल क्या दिया गया है, आपका दिया गया क्या चीज, पानी दिया गया। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करते करें। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है बाहर। श्वसन के दौरान हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। अगला देखिए
59 नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने के लिए, तो देखिए फलों को बाबू पकने के लिए क्या था? इथिलीन से। कैसे? इथिलीन से। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, ये गारंटी है, पूरी 101% गारंटी है बाबू। अगला देखिए, इसलिए कहते हैं पूरा क्लास को छोड़ के मत जाइए, रिवीजन बस कर लीजिए, क्योंकि अब रिवीजन का समय आपके पास रह चुका है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, ये न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है उसे कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहता है? डेंड्राइट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? बाबू आपातकाल का हार्मोन कौन है? तो देखिए आपातकाल का जो हार्मोन है वह एड्रीनलिन है। क्या है? एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन जो होता है वह आपातकाल का हार्मोन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया कहने का मतलब है जो आप अपने अनुसार उसे कंट्रोल कर सकें। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उल्टी, तो क्या आप लोग उल्टी को अपने आप अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब उल्टी आने लगती है तो लगता है कि पूरा पेट में का जितना भी मटेरियल सब बाहर आ जाएगा, ठीक ना। इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अत्यधिक लार नहीं करना। अगर कोई आप चटपटी चीज दे करके आप क्या करते हैं, जैसे सुनते उसके आप मुंह में लार आ जाता है, क्या उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है दिल का धड़कना, दिल धड़क रहा है, अगर ऐसे चाहे कि आप उसे रोक देते पता चलेगा आप भी रुक जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी कि चबाना। चबाना क्या है? आप मन करेगा तो आप चबाइएगा, आप नहीं मन करेगा छोड़ दीजिएगा। क्या हो जाएगा? चबाना हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि वही आपका ऐच्छिक क्रिया हो जाएगी, यानी कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है हम सभी का कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? गर्भ धारण की जो अवधि होती है वो 9 महीना होती है, आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन दिन में दिया गया है, तो 9 महीने को बस आप लोग क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। कितना? 9 में आप गुणा कर दिए 30 से, 9 3 27, 270 दिन। क्या हो जाएगा? 270 दिन। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक ना। आप तो सुनते हैं ना कि ये गर्भ धारण के लिए कितना, मतलब कि उसकी पूरी गर्भ की अवधि कितनी होती है? 9 महीने होती है। 9 महीने को आप लोग दिन में बदल दीजिए। एक महीने में कितना दिन? 30 दिन, तो 30 में 90 से गुणा कर दीजिए, सॉरी 9 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 270 दिन। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? गंगा एक्शन प्लान बाबू बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खूब आपके एग्जाम में आएगा। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो जल्दी से, कमेंट करो और शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को। और रिवीजन वीडियो है, जब तक 200 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आप लोग तब तक कहीं नहीं जाना है। आज आप ठान लीजिए, क्योंकि समय आपके पास अब काफी ही कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि गंगा एक्शन प्लान क्या है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, समय भी बचे और आप लोग अच्छा भी कर सके, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, गंगा एक्शन जो प्लान है वो 1985 में किया गया था। कब? 1985 में। याद कर लीजिएगा कब? 1985 ईस्वी में। ओके। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म निम्नलिखित में से किसमें होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या फिर अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है बाबू? ईस्ट में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो जाएगा? ईस्ट में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से अब संबंधित कौन है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित टीबी है। क्या है? टीबी है। टीबी क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो नोट्स नहीं लिया है, पीडीएफ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं लिया है, मेरा किताब मार्केट में आए हुए धमाल मचा है पिछले वर्षों से ही, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए थे, लिखाए थे और बुक में जो छपा था वह हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, नहीं विश्वास है किताब देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी का पीडीएफ आपको हम दे रहा है मात्र कितना? 249 रुपये में। आप फटाफट से ले लीजिए, ठीक ना। नंबर कितना है? 9801619013, ठीक ना। इस पे आप जो भी मन करे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी है, अमेजोन पे, जो भी पे है आप कर दीजिए, फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट करके, और आपको फटाफट से दे दिया जाएगा, ठीक ना। पीडीएफ आपको 5 मिनट के भीतर आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंच जाएगा, यानी कि व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, और आप उसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य तथा अन्य मांसाहारी जो जीव है किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। कहां पे ऑप्शन है बाबू? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। ब्रेन हैमरेज बार बार आप सुनते हैं कि ब्रेन उनका हैमरेज कर गया, ठीक ना, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है ना कि हाइपोटेंशन होता है। देखो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दो चीजें एक ही जैसा ही लिखा गया है, लेकिन आपको हाइपरटेंशन पे टिक करना है ना कि हाइपोटेंशन। देखिए काफी बच्चे इसको पढ़ने में ही कंफ्यूज करके गलती करके चले आते हैं। पढ़ाई क्या होता है एकदम सही, लेकिन गलती करके चले आए होते हैं, फिर कहते हैं सर हम तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ और कर देते। जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पे जल्दी कीजिए कुछ भी कीजिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा चीज नहीं करना है। क्लियर बाबू। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्केम में निम्नलिखित में से परजीवी का उदाहरण क्या है। परजीवी का उदाहरण क्या है। परजीवी का उदाहरण क्या है बाबू, कहेगा सर परजीवी का उदाहरण या कष्टुका है। कष्टुका क्या है, आपका एक परजीवी का उदाहरण है। क्या ठीक है, क्या हो जाएगा, परजीवी का आपका एक उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे 4, फेफड़ों द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंदों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं है शायद, ऑप्शन नंबर डी। हाँ इनमें से सभी है। चलो तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, बिल्कुल बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आलिंदों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आलिंदों के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, तो बाबू हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन होती है। क्या होती है, मुकुलन होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जनन संचारित रोग कौन सा बाबू, तो जनन संचारित रोग देखिए यहाँ पे सिफिलिस दिया गया, एड्स दिया गया, गोनोरिया दिया गया, इनमें से सभी दिया गया। तो देखिए सिफिलिस भी जो है वो भी जनन संचारित रोग है, एड्स भी है ये भी जनन संचारित रोग है, गोनोरिया भी है ये भी जनन संचारित रोग है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो कही गए सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है, बाह्य दलपुंज, यानी नाम से ही पता चल रहा है बाह्य, बाह्य माने बाहर है ना, दलपुंज, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह जो आपका ए होता है, बहुत सारे बच्चों को ब्लड समूह जो होता है वो ए होता है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी कौन होता है, तो एंटीबॉडी होता है बी। क्या होता है, एंटीबॉडी बी होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्लियर। अगला देखिए फटाफट से रिवीजन कीजिए और जब तक 200 क्वेश्चन समाप्त नहीं होता तब तक आपको वीडियो क्लास छोड़ के नहीं जानी है। अगला क्वेश्चन, और फैला दीजिए इस वीडियो को, जितना दोस्तों में आपके पास, जितने भी दोस्त हैं आपके पास, सबके साथ फैलाइए, आप शेयर कर दीजिए फटाफट से। और जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं, यार कंजूसी क्यों करते हो, फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से वीडियो मिले। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता। आपके सामने ऑप्शन है 4, और 4 ऑप्शन में इसका राइट जवाब हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा बाबू, इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि बाबू हार्मोन कौन है, तो पादप वृद्धि जो हार्मोन होता है उसका राइट जवाब हो जाएगा कि जिब्रेलिन होता है। कौन होता है, जिब्रेलिन जो है ना पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी कि इसी के कारण पौधे जो है उसमें वृद्धि होती है। क्या होता है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के कारण पौधों में वृद्धि होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, तो हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये राय करें, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, सबको पता है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। याद कर लीजिए, कान में देखिए, हम कहते हैं कि हमारा जब भी वीडियो देखते हैं आप तो कान में ईयरफोन लगाइए, एक शांत जगह बैठिए और जबरदस्त तैयारी कर लीजिए, ठीक ना। रिवीजन बस आप लोग सुनते जाइएगा ना मेरे हर एक बातों को, तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए और आप क्या कीजिए, लिख भी लीजिए, कहीं ना कहीं नोट भी करना चाहते तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या पीडीएफ ले लीजिएगा तब तो दिखते नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन, एंड्रोजेन क्या है, तो एंड्रोजेन बाबू मेल हार्मोन होता है। क्या होता है यार, यह एक आपका मेल हार्मोन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेगा, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। ये तो सबको ही जानते हैं, मटर को अपने प्रयोग में किसने लिया था, तो मेंडल साहब लिए थे। कौन लिए थे, मेंडल जी ने लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, पूरे 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ।
चलिए, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है और अवतल का ऋणात्मक होती है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक ना लिख करके यह सिंबल दर्शा दिया जाता है इस तरीके से, ठीक ना। तो ऐसे में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जब भी प्लस यानी कि पॉजिटिव लिख करके यहाँ पे भी ई लिखा गया होगा, समझिएगा वह धनात्मक कह रहा है। माइनस लिख करके भी लिखा गया होगा, समझिएगा कि वो ऋणात्मक कह रहा है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये सबसे शानदार क्वेश्चन है और हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले का एक हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का व्यवहार हम लोग करेंगे। अगला देखिए, सबसे जबरदस्त और सबसे शानदार क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन की गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? गाड़ी के चालक के सामने वही आपका लगा होता है उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? देखिए, समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, यहां पे एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब जो होगा वह किस चाल से आता हुआ प्रतिबिंब होगा, यह प्रतीत होगा। तो वह प्रतीत होगा आपका 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अगर आप समतल दर्पण, अगर आप जा रहे हैं 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 4 मीटर जा रहे हैं, और आपका प्रतिबिंब जो है उसमें आपका जो बन रहा है प्रतिबिंब किसी आईने में, शीशे में, यानी कि समतल दर्पण में, तो उसमें का जो स्पीड होगा वो उसके दुगुना होता है लगभग, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाने से, तो फोकस दूरी जब बढ़ जाएगा बाबू तो हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? चलिए, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। उसमें कौन से लेंस लगे होते हैं? उसमें लेंस लगे होते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगे होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई, तो विद्युत आवेश की इकाई बताना है कूलम्ब है, वोल्ट, एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? कूलम्ब होती है। आवेश का इकाई क्या होती है? कूलम्ब। कूलम्ब इसे यानी कि सी से प्रदर्शित इसे करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया वह था, यह नामकरण जिसने कह दिया था, वह नामकरण कौन किए थे? तो वह किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलो, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है। उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 6.25 गुणे 10 का पावर 18। क्या होती है? 6.25 गुणे 10 का पावर 18 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलो, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर, कह रहा है क्वेश्चन की किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? उपयुक्त जो शक्ति वो कितनी होगी? तो ये उपयुक्त शक्ति आपका जब आप इसे निकालिएगा तो आपका 50 वाट निकल के आएगा, ठीक ना। चलिए, ये आपका सब्जेक्टिव में आपको हम बता देंगे, ठीक ना, सॉल्व करके। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिवीजन है तो रिवीजन कर लीजिए। कह रहे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है वह परिघटना हो जाएगी क्या चीज? देखिए यहां से ध्यान से, परिघटना हो जाएगी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए,
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो बाबू सिद्धांत आधारित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। यदि अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला नंबर बाबू प्रश्न कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय, तो लघु पतन के समय भी ये तो हमने बहुत बार आपको बताया, लघु पतन के समय बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण लघु पतन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस कार्बन, यानी कि PbO और कार्बन जो आपस में विक्रिया करेगा तो Pb और Cu हो जाएगा, बन जाएगा। तो यह पूछ रहा है इसमें क्या चीज है, इसमें PbO ऑक्सीकृत हो रहा है या C ऑक्सीकरक हो रहा है या फिर कार्बन एक अवकारक है या फिर एक रेडक्स प्रतिक्रिया है, आपको ही बताना है। तो देखिए यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह आपका एक अवकारक है। क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन एक ऑक्सीकारक हो जाएगा बाबू, ऑक्सीकारक होगा ना, क्योंकि कार्बन है, कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगले हम प्रश्न की बात करें। अगले देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि निम्न धातु में से कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है। क्वेश्चन है कि निम्न धातु में से कौन सा जो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड विलयन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है, जिसका राइट जवाब होगा कि एल्युमिनियम जो होगा वह देता है। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या है? यदि विलयन का पान pH है अधिक है तो क्या है? तो इसका मतलब हो गया कि प्रबल भास्मिक है, यानी कि वो क्या है? वो अत्यधिक क्षारक है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्षारक है, क्योंकि 7 का क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, और 13 तो काफी ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया यानी कि प्रबल हो गया, यानी कि प्रबल क्षारक है या प्रबल भास्मिक है। ऑप्शन क्वेश्चन अगला नंबर कह रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो आपका होता है, क्या चीज होता है? P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है, ठीक ना। चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन कह रहे हैं पीतल में रहता है। पीतल में क्या चीज रहता है? और इस बार से क्वेश्चन पूछा जाने की 100% संभावना है। तो पीतल में कॉपर और जिंक ही रहता है। क्लियर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति, तो देखिए धातु की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक धातु, यानी कि धातु से ही विद्युत के क्या होते हैं? प्रवाह होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू कह रहा है आपके स्क्रीन पे ये रहा, रिवीजन कीजिए जब तक 200 प्रश्न नहीं खत्म होगा, जब तक 200 प्रश्न नहीं खत्म होगा आपको कहीं नहीं जाना है। पूरा आपको 200 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है, नहीं तो फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा, समय आपके पास काफी कम है। प्लीज बाबू रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, पूरा 200 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन क्या रहा है? ये 100 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट से कर लेते हैं। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? अच्छा, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय विधि द्वारा, चुंबकीय जो विधि है उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है? इसे आपको दूर किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये देखिए कितना जल्दी हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। अच्छा, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व जो है कौन सा है? तो वह कार्बन है। क्या हो जाएगा? कार्बन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व, और अक्रिय तत्व पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। अक्रिय क्या है? हीलियम है। और ये भी क्वेश्चन आपको इस वर्ष पूछे जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक, क्लियर। चलिए, वैसे तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए कह रहे हैं कि एल्कीन का श्रेणी, एल्कीन श्रेणी में यौगिकों का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन। आपको बताया था कि एक होता है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन होता है। कह रहा है कि एल्कीन, तो एल्कीन होता है CnH2n। क्या होता है? देखिए आपको पढ़ाए थे पहले भी, CnH2n +2 आपका होता है एल्केन का, CnH2n होता है केवल एल्कीन का, और CnH2n-2 जो होता है, CnH2n-2 जो होता है वो होता है अल्काइन का। यानी कि 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो। 2 जोड़ दोगे वो अल्केन का हो जाएगा, 2 छोड़ दोगे उसे एल्कीन का हो जाएगा, और 2 घटा दोगे उसे अल्काइन का हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक, तो देखिए अपमार्जक जब बनाया जाता है ना, तो अपमार्जक बनाने में कॉस्टिक पोटास का उपयोग होता है। किसका होता है? कॉस्टिक पोटास का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के भी यानी कि 7a के तत्व कौन है? 7a ये आपका 7 लिखा गया है, 5 6 7 7 और उसमें a, 7a के तत्व कौन है? तो 7a के तत्व क्या हाइड्रोजन कहलाते हैं। 7a के तत्व जो है वो हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत चीज है। ठीक ना, ये असत्य है। अगला चलिए तो अगला नंबर प्रश्न से कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पन्न होता है वो ग्लूकोज उत्पन्न होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे गलत ऑप्शन दीजिएगा, कार्पोज हो गया है ना, कार्बोज, ये ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिएगा ग्लूकोज। ठीक ना, इसे सुधार लीजिएगा, ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न करके अंडाणु निषेचित होता है। देखिए ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए अंडाणु जो निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में निषेचित, ये फिलोपियन नलिका में निषेचित होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, हमसे तेजी से कोशिश कीजिए आप जवाब देने की। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया किसमें होती है? श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। प्रकुंचन और अनुशीतलन जो दाब होता है तो उस वक्त वह कितना होता है लगभग? ठीक ना, यानी कि बीपी बात करें तो वही, हाँ, तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक ना, कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों का मुरझाना, तो पत्तियां जब मुरझाती है ना वो एब्सिसिक अम्ल के कारण। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगर अगले हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाने वाला होता है? फल बेचने वाला जो होता है वो किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं। लोग किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन को उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का 80 नंबर। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है बाबू? 4 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? एड्स रोग का प्रमुख जो कारण होता है वह कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क। क्या होता है? असुरक्षित यौन संपर्क होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पंछी के पंख तो समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का बी नंबर। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? कहने का मतलब हो गया कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना ये समान होती हैं लेकिन उसकी क्या कह रहा है कि उनके कार्य के अनुसार उनकी बाह्य जो रचना होती है, यानी कि बाहर की जो रचना होती है वह अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे जो अंग होते हैं वह कौन से अंग कहलाते हैं? तो ऐसे अंग कहलाते हैं समान, ये समजात अंग कहलाते हैं। भले ही कार्य के दृष्टिकोण से वह अलग अलग हो, है ना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता, ये समजात अंग के उदाहरण हो जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का जो उदाहरण होता है बाबू वो क्या होता है? तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण होता है बगीचा या खेत। क्या होता है? बगीचा चाहे खेत होता है। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का सी नंबर। पूरा रिवीजन कीजिए 200 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक ना, क्या होता है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो पेड़ों के अंधाधुंध कटाई रोकेंगे तब जाके इसकी सुरक्षित होगी। अतिचारण ये भी है, खनन ये भी है, यानी कि तीनों का तीनों हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आप सभी का राइट जवाब होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 120 नंबर प्रश्न, जो कि काफी बढ़िया और धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है
कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा उपघटित हो जाते हैं वह कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से, तो अमीटर से बाबू मापा जाता है धारा को। किसे मापा जाता है? धारा को। याद कर लीजिए धारा, या ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह क्या होता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वो आपका होता है विद्युत मोटर। क्या होता है? विद्युत मोटर, जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है, जैसे कि पंखा वगैरह होता है, आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जलन होता है? प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जलन होता है? तो ये बहुखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो बहुखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष, तो जब भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, जिसके कारण हम सभी का जो होता है वह दृष्टि दोष खत्म हो जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष बाबू खत्म हो जाता है। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला है, पौधों में जलन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जो जलन अंग है वह कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में जलन अंग पाए जाते हैं पुष्पी में, है ना, यानी कि फूल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग किस पौधों का उपयोग किया था? मेंडल साहब ने, तो यार सबको ही जानते हैं कि मेंडल साहब जो है वो मटर के पौधों का उपयोग किया था। किसके पौधों के? तो मटर के पौधों को उपयोग किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगर अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह बहुदिशीय होता है। कैसा होता है बाबू? तो बहुदिशीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह सी नंबर आपका राइट होगा। अगर अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। बाबू ओजोन जो परत होता है वह याद कीजिएगा वायुमंडल की ऊपरी सतह में होता है। कहां पे होता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में होता है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी जब आप बनाने जाते होंगे या नहीं भी जाते हैं, किसी और का बन रहा होगा, तो आप देखते होंगे जब आप उसमें अपना ये प्रतिबिंब देखते हैं या उसमें अपना तस्वीर देखते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो वह कौन सा दर्पण होता है? वह अवतल दर्पण होता है। लेकिन आमतौर पर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वह समतल दर्पण होता है, इसलिए हम लोग का चेहरा और उसमें का चेहरा दोनों आपस में बराबर दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? और यह क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको पता है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? यह सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितने होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखो अभी यही बात हमने समझाया, इसलिए बोलते हैं कि जो भी अगर आपको एक एक बात बोली अगर दिमाग में बैठाइएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। क्या होता है? अवतल बड़े तरह की, जिसमें आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करेंगे कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर तैयार होगा सब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का कम से कम 2 उपयोग बताइए या 3 उपयोग बताइए, तो क्या क्या बताइएगा कि डॉक्टर जो है डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर के विशेषज्ञ जो होते हैं उसका उपयोग अवतल दर्पण का करते हैं। दाढ़ी बनाने में किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव में भी आएगा तब भी। अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वह कौन ऐसा दर्पण जिसमें काल्पनिक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल और उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है
कि मोटर चालक के सामने यानी कि साइड मिरर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि सर साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। यानी कि आप देखते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो बाइक नया जो बाइक आ रहा है, अक्सर स्प्लेंडर वगैरह जो बाइक आ रहा है या पैशन प्रो में भी हम देख रहे हैं, अक्सर जो हम तो स्प्लेंडर प्लस जो आता है ना बाइक, उसमें देख रहे हैं कि एक दर्पण आ रहा है उत्तल और दूसरा आ रहा है अवतल। आप देख करके चेक कीजिएगा, जो दाहिने तरफ का जो शीशा लगा होता है ना वह उत्तल दर्पण आ रहा है, और जो दाएं तरफ का शीशा लगे दाएं हाथ वाला वह अवतल दर्पण लग के आ रहा है। ये देखिएगा, आपको है ना देखने को मिल जाएगा। जिसमें बड़ा चित्र दिखाई देगा वो अवतल होगा, जिसमें छोटा चित्र दिखाई देगा वो उत्तल होगा। सिंपल भाषा में समझिए। अगला है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाती है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास जो है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्रधान अक्ष। क्या कहलाती है? सॉरी, प्रधान अक्ष नहीं कहलाती है बाबू। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास का कहलाती है, तो वह कहलाती है गोलीय दर्पण की आपका द्वारा कहलाती है। माफ कीजिएगा, द्वारा कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? द्वारा कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश जो तरंग उदाहरण होता है वह प्रकाश तरंग उदाहरण आपका होता है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? वही आपको ऊपर भी बताए थे कि F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की क्या ये वक्रता, ये फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, नहीं कि F बराबर R/2 होती है। F बराबर R/2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? प्रश्न है बाबू कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और बराबर। क्या होती है? आभासी और बराबर होती है। अगला है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किसका? अवतल। याद कीजिएगा, अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अगला है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का बाबू परावर्तक सतह, तो देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह आपका होता है अवतल। सर्च लाइट जो होता है ना उसका परावर्तक सतह अवतल का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऋणात्मक हो तो क्या कह रहा है? उसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन, अच्छा आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति हो, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, यह संभवतः कौन सा दर्पण होता है? तो वह जो बाबू दर्पण होता है वह याद कर लीजिएगा, वह दर्पण होता है समतल उत्तल। क्या होता है? समतल या उत्तल दर्पण। क्या होता है? डी नंबर। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और हम लोग का प्रश्न जो है आ चुका कितना? 144 नंबर, यानी कि 150 लगभग क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। यानी कि 200 क्वेश्चन जब आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो में, समझिए कि आप धमाल मचा देंगे। ठीक ना, 200 क्वेश्चन जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक क्लास छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? उस समय वस्तु की स्थिति जो है वह कहां होनी चाहिए? उस समय वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। अगर अगले हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? तो काल्पनिक और सीधा होगी। कैसी होगी? काल्पनिक और सीधा होगी, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? वो बनता है आपका अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी कि सिंपल भाषा में पूछा है फोकस दूरी। तो हम सभी जानते हैं F बराबर R/2, यानी कि F बराबर हो जाएगा 32/2 यानी कि 16
16 सेंटीमीटर। कहा क्या रहा है, उत्तल दर्पण, उत्तल होता है प्लस, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से हम सभी जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण होता है, आर होता है, यानी कि परावर्तन कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो सर समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुग्मी को फोकस केवल संभव है। संयुग्मी का फोकस जो है वो केवल संभव होता है तो अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपका याद हो जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करते हैं जवाब देने की, अगर हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं जैसे ही क्वेश्चन आता है, अगर उससे पहले आप कोशिश करते हैं जवाब देने की तो बहुत अच्छी बात है। याद होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब है वह सदैव बनता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कैसे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न हम सभी कह रहा है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर क्या होता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो आर होता है वह आर आपका अनंत होता है। कैसा होता है, आर आपका अनंत होता है। अगला देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे, फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। अगला है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामती दर्पण, वही आपका बात है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, हजामती दर्पण में किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, तो देखिए बाबू, समतल दर्पण का रेखीय जो आवर्धन होता है वो आवर्धन क्या होता है, m बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, सी नंबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं 156 नंबर। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको कहीं जाना है, नहीं तो पूरा क्लास कंटिन्यू देखना है। क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं हम लोग आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। चलो अगला है कि गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए अग्रदीप और एक होता है पश्चदीप। तो अग्रदीप की बात करेगा तो अवतल होगा और पश्च दृश्य की बात करेगा तो उत्तल होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तार होता है वह है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तार होता है वह क्या है, वो आपका उत्तल है। क्या है, उत्तल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु, तो किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है क्या चीज, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी कह रहा है कि CO2 है एक। CO2 क्या है, तो CO2 आपका क्या है बाबू, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है या अनिश्चित है। तो क्या है, यह प्रकार का अम्लीय ही होता है। ठीक है ना। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड, तो देखिए अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं बाबू वो क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, लगभग अम्लीय होते हैं, लगभग नहीं होते ही हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपर पाइराइट यानी कि CuFeS2O का है, यह किसका जो है वह अयस्क होता है, आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये जो अयस्क होता है वह तांबा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है बाबू, तांबा का अयस्क होता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है वह होता है एनोड पर होता है। क्या होता है? एनोड पर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा C4H10। क्या हो जाएगा? C4 और H10 हो जाएगा। अगला है हीरा एंड ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है बाबू, बताओ फटाफट से। तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अप्रूफ है। क्या हो जाएगा? कार्बन का अप्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक 200 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। अगला देखिए, अगला है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आएगा काफी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+10H होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा संयोजीय यौगिक है? संयोजीय यौगिक जो है यहां से कौन है आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन क्या है? तो कार्बन आपका एक क्या है? अधातु है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कार्बन क्या है? कार्बन है आपका एक अधातु है। अगला प्रश्न है, ये देखो, ये क्वेश्चन कई बार आपको हम बता भी चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 से लेकर के 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्टमीटर का अल्पमापांक क्या होगा? कुछ नहीं करना है। ये देखिए कह रहे हैं कि 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच यानी कि क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। 0 से 1 के बीच 1 होगा ना। और कह रहा है 20 विभाजन चिन्ह है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दो 20 से, क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको 0 बैठा के दशमलव से, तो क्या होता है? 0.05 होगा ना। बिल्कुल 0.05 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कुछ नहीं करना यार, 20 में भाग दे दो 1 से, कुछ नहीं तो 0 बैठाओगे यहाँ पे, फिर एक 0 बैठाओगे, 20 25 कितना? 100 होता है। कट गया, 0.05 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? यार प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? ब्रिक है, याद कर लेना। क्या हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, जल की जरूरत है, और क्लोरोफिल की भी जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगला है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो है वह वेना कम्प है। क्या है? वेना कम्प है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न क्या होते हैं? वो देखिए, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और आपका होता है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ये दोनों पे होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो देखिए पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वह फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फूल का जो कौन सा भाग होता है वो फल में बदल जाता है। तो जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय, ये आपका फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करेंगे, वैसे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पेपर। यहाँ पे आपने पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर और साथ ही इस वर्ष का जो 5 मॉडल पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और उसका प्रिंट भी निकला सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल पेपर का टेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक नहीं पूरे 5 मॉडल पेपर मिलेगा और पिछले वर्षों का भी मॉडल पेपर मिलेगा, जिससे आप डाउनलोड सकते हैं और अपने तैयारी में जबरदस्त जो है उछाल ला सकते हैं। यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव भी क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का। और आपको यहाँ से सब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो फटाफट से देरी मत कीजिए, जल्दी आइए, सर्च कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी ही कम है। कह रहे कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में जो है निषेचन,
तो निषेचन आपका होता है किसमें? फिलोफेन नलिका में होता है। किसमें होता है? फिलोफियन नलिका में होता है। ये क्वेश्चन शायद डबल आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग। क्या कहते हैं? ऐसी संरचनाओं को कहते हैं हम लोग अवशेषी अंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल की खोज से पुनः संबंधित है? तो समर्क। क्या हो जाएगा? समर्क हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। कह रहे कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया था? 180 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 200 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होगा, मतलब आज की क्लास में कंप्लीट होगा। जोनस कौन है बाबू? जोनस है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कल, जैसे कि आपका हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ सबका वीडियो मिला करे और आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए, इसी तरीके से रिवीजन आपका सबका हो पाए। कह रहे कि CFC है। CFC क्या है? तो CFC बाबू याद कर रखिएगा, ये आपका क्लोरोफॉर्म कार्बन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है कोलीफॉर्म। क्या है? कोलीफॉर्म। कोली जो फॉर्म है वो कोलीफॉर्म में क्या होता है? तो देखिए जो कोलीफॉर्म होता है ना, वो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चिपको हो गया आपका 1970 में। कब? 1970। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ये तो अभी बताए थे ना, जो अंडाशय होता है वही बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम सभी का कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगा दर्पण। देखिए चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो आपका उत्तल दर्पण होता है, यानी कि जिसे वो साइड मिरर के रूप में प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है हम सभी का बड़ा ही शानदार प्रश्न कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती है। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार, यानी कि निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल की होती है धनात्मक, उत्तल की होती है धनात्मक। ऑप्शन बी नंबर। अगला कह रहा है कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक पाया गया, उसके आंख में उत्पन्न दोष कौन है? उत्पन्न दोष है कितने डायोप्टर का मतलब उसको चश्मा चाहिए। कह रहा है मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख के उत्पन्न दोष कौन सा है? ये गलत ऑप्शन दे दिया गया है, इसको हम कट करते हैं, ठीक ना। ये गलत है, ऑप्शन दे दिया गया, ठीक ना। चलिए इसको छोड़ते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। ये सबको पता है। कितना होता है? अनंत होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक आवेशित वस्तु A दूसरी वस्तु B को आकर्षित करती है, तो वस्तु B कौन सी होगी? तो वस्तु B जो होगी वो अतिरिक्त दोनों में से एक होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गतिमान करता है। बढ़िया क्वेश्चन है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो इसका राइट जवाब होगा कि निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर करता है। कैसे करता है? तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो तंतु का प्रतिरोध यानी कि आर का वैल्यू निकालना है। इसका जवाब वैसे 484 ओम होता है, लेकिन कैसे? देखिए, तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके इससे भाग दे दो। देखो 220 का स्क्वायर कर दो और भाग दे दो 100 से, तो 220 का मतलब हो गया 220 गुणे 220,
और नीचे कर दो 100 से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल। 22 में 22 से गुणा कर दो, ऊपर बच गया ना 22 में 22, 22 से 22 गुणा कर 484 ओम हो जाएगा। क्लियर, इतना आसान है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेश का सही मात्रा क्या होता है। आवेश का सही मात्रा 193 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आवेश का सही मात्रा होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्लियर, चलो अगला है कि डायनेमो में क्या होता है। डायनेमो में, डायनेमो बदल जाता है किसमें, ध्यान दीजिएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है आपका। काफी शानदार धमाकेदार जो है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 2 समानांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें से प्रत्येक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती हो तो उसके बीच प्रति मीटर लंबाई जो है वो लगने वाला बल क्या होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसका याद कर लीजिएगा। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा, ये ऑप्शन सी होगा। और इसको बदला नहीं जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विद्युत मोटर बदल जाता है। विद्युत मोटर, तो सबको पता है कि विद्युत मोटर जो है वो क्या कर देता है, तो विद्युत मोटर यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, कहां पे, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि SnCl2 है, ये क्या है, ये काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका एक अवकारक होता है। क्या होता है, आपका एक अवकारक होता है। ये भी आपका हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है 198 नंबर का, है कि Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि एल्युमिनियम से जब अभिक्रिया करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe का निर्माण होता है। यह कौन सा अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे Fe2O3 में जब यहाँ पे अभिक्रिया हुई है तो एल्युमिनियम क्या किया है, Fe को हटा दिया है और उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। तो जब भी ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें किसी यौगिक से उसका स्थान हटा करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर ले, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 199 नंबर प्रश्न। और 199 नंबर प्रश्न में आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है, मतलब 200 क्वेश्चन में आपको बता दे रहा है, इसमें से कितने प्रश्न का जवाब दिया है आप जरूर हमें बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, किसका कारण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यानी कि पीओपी जम जाता है, वो जमने का क्या कारण होता है, वो जमने का कारण होता है जलांश। क्या होता है, जलांश होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। विश्वास नहीं होता है कि यह क्वेश्चन सच में आपके एग्जाम में पूछा जाता है या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, मॉडल सेट उठा करके देख लीजिए, हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा। अगला है कि साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है, तो आवश्यक कच्चा पदार्थ है NaCl, NH3 और CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। इस प्रकार से आपने देखा पूरे 200 शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसी तरीके से एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा।